प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा वास्तविक कुंडली का वीडियो लगभग होता है। मेरे पास वो नहीं है आप बिरलों में से आपका लग्न इस राशि में होगा या अभी वो राशि परिवर्तन हो गया, आपको धनवान होंगे या करोड़पति होंगे। आप वही होंगे जो आप जन्म के टाइम पर अपना प्रभाव लेकर के आए हैं। अगर उसमें आपके जन्म के टाइम पर कोई अशुभ प्रभाव है, उसका शास्त्रों के आधार पर आपने उपाय कर लिया तो आपको राहत अवश्य मिलेगी। तो उसके लिए भगवान भी वचनबद्ध है, आपको श्रद्धा से करना पड़ेगा। तो आप अपनी कुंडली को देखिए। आपकी कुंडली में मूलभूत आवश्यकताएं शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, मकान, संतान, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आप वो ज्ञान की बातें हैं। मेरा वीडियो एक साधारण आदमी के लिए है। वो ज्ञान की बातें हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, उपचय में वैसा होगा, फनफर में ऐसा होगा। नहीं, आप सीधा, आज युग बदल चुका है। आपको जो हमारी उम्र के हैं वो लोग जानते हैं। मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा, आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा। पहले शादियां होती थी। शादी के बाद उत्तरी भारत में खासतौर से 1 साल के बाद 2 साल के बाद उसको गौना किया जाता था, दोबारा बेटी ससुराल जाती थी। और यानी सगाई में और शादी में ही 1-1.5 साल का अंतर आ जाता था। पहले एंगेजमेंट होगी, उसके बाद शादी होगी, उसमें भी 1 साल का अंतर आ जाता था। फिर उसके बाद गौना होगा, उसमें भी 1 साल का अंतर आ जाता था। आज वो परिवेश नहीं है। आज चट मंगली पट ब्याह, आज 3 घंटे की शादी रह गई है और एंगेजमेंट के बाद तो ये रहता है फटाफट जल्दी शादी। इतना कोई रुकने के लिए कोई वो नहीं है। तो आज बच्चे सब वयस्क हैं, समझदार हैं। पहले ऐसा समझो कम आयु में शादी हो जाती थी। आज सभी बच्चे, लड़का लड़की सब समझते हैं। आज उनको पिन पॉइंट पर चाहिए, पिन पॉइंट पर चाहिए। मतलब जो ऐसा नहीं है कि वो ग्रह आएगा वो होगा। आपकी कुंडली में जो है वही आपको मिलेगा। पिन पॉइंट का मतलब है आप अपनी कुंडली देख लीजिए। आपकी कुंडली में जो योग दिया है वही आपको मिलेगा। वो आपके जीवन में मिलने वाले सुख दुख का एक स्थायी कोटा है, ऐसा समझ लो। हाँ, शास्त्रों में वचन है कि अशुभ प्रभाव के लिए आप उपाय कर सकते हैं और किए जाते हैं और राहत मिलती भी है। ये बात निश्चित है। अब ये जो 12 भाव हैं, आपके जन्म के टाइम पर जो ग्रह बने हैं उसमें वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आए हैं और कर्म भोग तो भोगना पड़ेगा। उपाय एक अपील है, भगवान माने। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि ये लगन का भाव है, जिसके बाद धन का, पराक्रम का, घरेलू सुखों का, माता का, शिक्षा, संघर्ष का 6ठा भाव, 7ठा भाव, जीवन साथी का 8म भाव, आयु, गुण, धन। हम हमेशा बताते हैं 9 भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, हमेशा बताते। ये है 10म भाव, ये 10म भाव है। 10म भाव आपकी आजीविका का भाव है और यहां पर कर्म किया, यहां से धन आया और यहां संचय हो गया और यहां पर खर्च भी कर दिया। ये 3। और लग्नेश सबसे बढ़िया चाहिए। लग्नेश तो बलवान चाहिए। सबसे पहले तो लग्नेश है, लग्नेश बलवान चाहिए और फिर 10म भाव कर्म करने का है। तो आज का मुख्य उद्देश्य है कि आपका 10म भाव का स्वामी कहां पर है, कौन से नक्षत्र में है। वो नक्षत्र आपकी कार्यशैली को प्रभावित करता है। यानी 10म भाव या 10th लॉर्ड आपका जहां पर भी हो कुंडली में, वो आपकी कार्यशैली को प्रभावित करता है। और 10म भाव में जो आपका ग्रह है, कारक ग्रह हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो आपको व्यवसाय को दे रहा है, वो कौन से नक्षत्र में है, वो नक्षत्र भी उस ग्रह की कार्यशैली को प्रभावित करता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम भाव और राशि को लेते रहते हैं। 10म भाव, मकर राशि नीच की राशि, गुरु की नीच की राशि, किसी की मंगल की उच्च की राशि। नहीं,
उसमें भी 9 चरण है, 2.25 नक्षत्र का समावेश है। वो ग्रह कौन से नक्षत्र में है, वो नक्षत्र के गुण धर्म आपके कार्यशैली को प्रभावित करते हैं, वो हम मुख्य रूप से जानेंगे। लग्नेश द्वादश भाव में अस्त हो, वो तो मैंने आपको बता दिया, तो सब परेशानी है, ये नॉर्मल बातें हैं, आप सुनते सुनते भी कान पक गए होंगे। लग्नेश अगर 6, 8वें 12वें भाव में हो तो पर्व पितृ दोष हो जाता है, आप सुनते सुनते पक गए होंगे। लेकिन ये आप मुश्किल से सुना होगा, ये भी सुना होगा, मैंने भी बताया है। अगर लग्नेश 10वें भाव में है तो अच्छा राजयोग बनता है, माता पिता का भक्त होता है, सम्मान मिलता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन गूढ़ ज्ञान तो मिलेगा वो नक्षत्र कौन से में है, या 10वें भाव का स्वामी कौन से नक्षत्र में है, वो आपकी कार्यशैली को प्रभावित करेगा, कार्यशैली को प्रभावित करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, हम पहला नक्षत्र से ले लेते हैं। सूर्य देव मेष राशि में उच्च के होते हैं और अश्विनी नक्षत्र में आ जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं, वो देवताओं के वैद्य है, स्किल्ड है, बुद्धिमान है। तो अगर ऐसा सूर्य आपके 10वें भाव में होगा तो वो स्किल्ड वर्क करने वाला होगा, बुद्धिमत्ता से स्किल्ड वर्क करने वाला होगा, वो नक्षत्र का प्रभाव। और भी उसके साथ और भी चीजें होती है, तो मैंने एक पिन पॉइंट आपको बताया। 10वें शनि रेवती चरण में है, 10वें भाव का स्वामी शनि है, जो हम संबित करने जा रहे हैं, यानी यही समझ लो या कुछ भी समझ लो। जो हमारे पास कुंडली है, जो आपको उदाहरण के लिए जा रहा हूं, जो बेचारा परेशान है, सरकारी नौकरी उसको चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, और सरकारी नौकरी कोसों दूर है, उसका 10वें शनि है और वो रेवती चरण में है। 10वें का नक्षत्र स्वामी कार्यशैली पर प्रभाव डालता है, सरकारी नौकरी की आशा नहीं है। जातक का जन्म 2 मई 1997 कृष्ण पक्ष 10 सतविजा नक्षत्र 3 शुक्रवार को हुआ, सुबह 7:15 बजे हुआ लगभग। जन्म के समय पर वृषभ लगन हुआ, 17 डिग्री लेकर के है। चतुर्थ भाव में मंगल 23 डिग्री लेकर के है। राहु 2:49 लेकर के पंचम भाव में कन्या राशि में है। कन्या राशि में राहु अच्छा माना जाता है। अंशों का फर्क है, कमजोर रहेगा, वो कोई बात नहीं, वो सब जब समझते हैं हम पिन पॉइंट पर चलेंगे, नहीं तो 3 घंटे में भी वीडियो खत्म नहीं होगा। 9वें भाव में गुरु नीच राशि में, गुरु नीच के नहीं है यहां पर, क्यों? डिग्रियां 25 है, नीच राशि में है, अशुभ राशि में है, नीच के नहीं है, नीच राशि में है। चंद्रमा 13-32 लेकर के है, और कारक ग्रह शनि वृषभ लगन के लिए 9 भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी कारक ग्रह मीन राशि में एकादश भाव में 20 डिग्री लेकर के है, और रेवती चरण 2 में है। हम तोते की तरह बताते हैं कि जब 10वें भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, अपना कर्म करके धन कमाता है, जो धनी कर्मेश है और सम्मान पूर्वक माना जाता है। तो तीसरा भाव काम त्रिकोण का तीसरा पद है, सम्मान से जोड़ता है, अच्छी आमदनी होती है और कर्म करके धन कमाता है। 10वें भाव का स्वामी यहां हो, क्यों? कर्मेश है, धन आमदनी के भाव में है, अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। और तीसरा पद है, काम त्रिकोण का तीसरा पद है। जब अच्छी आमदनी होती है तो समाज से जुड़ता है, लेकिन उसमें परेशानी भी आ रही है, कुछ परेशानी भी आ रही है, तो आगे देखेंगे क्या परेशानी आ रही है। केतु भी 7 में है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है, 2 डिग्री का है, छोड़। द्वादश भाव में सूर्य उच्च राशि का है, बुध 7 डिग्री लेकर के अस्त है, शुक्र भी अस्त है। सबसे पहले तो यही कि लग्नेश अस्त है, लग्नेश द्वादश भाव में चला गया और अस्त हो गया, ये सबसे बड़ा पितृदोष। एक मुरझाया फूल हो गया, एक तो ताजा फूल होता है आज का तोड़ा हुआ, एक 3 दिन का बासी होता है। मुरझाया फूल के माफिक हो गया, मुंह लटक गया, कुछ करने के लिए तो अस्त हो गया। अस्त ग्रह कौन होता है? जो सूर्य से जब भ्रमण होता है, ट्रांजिट करते हैं, नजदीक जो आ जाता है अस्त हो जाता है। इस तरह से समझो, उसकी रोशनी शाम के 4-5 बजे के ऐसे आधार पर होगी। तो इसमें यहां देखते हैं तो शुक्र तीसरे भाव में है, शुक्र की 25 डिग्री है, 8 डिग्री का अंतर है। लिटिल बिट देगा, थोड़ा सा। कितनी रोशनी देगा? जो ढलता हुआ दिन होता है,
सूर्य अस्त के टाइम पर जितनी लाइट होती है उतनी रोशनी देगा, उतना ही चमक पाएगा, तो प्रभावहीन हो गया। जब लगने से प्रभावहीन हो गया तो बाकी की बात क्या, छोड़ो। अभी बात करते हैं नवास में। नवास में, विश्व नवास में राहु और चंद्रमा आ गए। ये सबसे बड़ी परेशानी आ गई चंद्रमा की। जो चंद्रमा विश्व नवास में आ गया, ये सबसे बड़ी परेशानी आ गई है। ये चंद्रमा की विश्व नवास में आ गया। और पुष्कर नवास में केतु और मंगल आ गए। आगे अब चलते हैं, इसका हिसाब करते हैं, देखते हैं क्या है। पहले मैं आपको दशमेश का नक्षत्र स्वामी कार्यशैली के क्या प्रभाव डालता है, सरकारी नौकरी, उसका मैं आपको बताता हूं। चंद्रमा यहां पर दसम भाव में आ गया। चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी है, दसम भाव में आ गया, विश्व नवास में आ गया। साधारण तौर पर तीर्थ भाव का स्वामी जब अपने अष्टम भाव में आ जाता है तो इतना कोई प्रभाव नहीं देता, त्रुटिपूर्ण प्रभाव देता है। माता पिता के भी पक्ष में शताष्टक योग बनाता है, क्यों, अपने भाव से अष्टम स्थान पर आ गया। ये है, कार्य व्यवसाय में हानि आती है। परंतु भाई, लेकिन चंद्रमा सूर्य को थोड़ा सा दोष कम लगता है। मान लिया जाए कि दसम भाव में है चंद्रमा, कृष्ण पक्ष का है, मान लिया जाए। वैसे तो अशुभ माना गया है, क्यों, तीर्थ भाव का स्वामी अपने से अष्टम में चला गया। लेकिन चलो, क्योंकि चंद्रमा भी एक लगन है इसलिए, और चंद्रमा के दोनों तरफ शनि और गुरु है, ध्रुधा योग बन रहा है, लक्ष्मी का योग बन रहा है। लेकिन चंद्रमा तो विश्व नवास में आ गया और दसम भाव में बैठ गया। अब विश्व नवास में आने का मतलब है चंद्रमा का कि अपने कारक की हानि करेगा। क्या है उसका कारक? चतुर्थ भाव का कारक है, माता का कारक है, मन का कारक है। तो चतुर्थ भाव में सुखों की हानि करेगा, माता के पक्ष में हानि करेगा, और मन भी क्षुब्ध रहेगा, उसका मनोबल अच्छा नहीं रहेगा। वैसे ही कृष्ण पक्ष का है। और फिर दसम भाव में आ गया, जहां बैठेगा वहां की हानि करेगा। तो चंद्रमा यहां बैठ गया। मंगल द्वादश भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव में है। त्रुटिपूर्ण है कि द्वादश भाव में मेष राशि है, लेकिन दिग्बली माना गया है दसम भाव के लिए। देख रहा है जहां पर छोटी मोटी सरकारी नौकरी देने का भी योग बनता है, ऊंची तो नहीं, क्योंकि द्वादश भाव का, क्योंकि मंगल दिग्बली है दसम भाव के लिए। लेकिन चंद्रमा ने रोक दिया। जब चंद्रमा नहीं दे रहा है तो वो कहां से देगा, बलवंता में आता है। अगर यहां पर सूर्य का अच्छा प्रभाव हो तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चंद्रमा राजा है, और यानी सूर्य राजा है। मंगल से सुपीरियर आता है चंद्रमा से। तो यहां पर चंद्रमा ने सब रोक दिया विश्व नवास में आने से। राहु पुष्कर नवास में है तो एकादश भाव की हानि करता है, पर शनि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी तरफ सूर्य पंचम भाव का स्वामी उच्च राशि में है, खर्चा अनाप शनाप करेगा, खर्च अधिक करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम, आर्थिक परेशानी होगी, घरेलू सुख और माता के आदि के सुख में परेशानी आपको आएगी। मंगल की द्वादश भाव और सप्तम भाव का है, घरेलू सुखों में कमी आती है, घर में अशांति का वातावरण रहता है। और यहां मंगल सरकारी नौकरी देना चाहता है, लेकिन चंद्रमा नहीं देने देता। ये आगे अड़ गया, चंद्रमा नड़ गया, यानी तो विश्व नवास में आ गया। गुरु की बात करें तो गुरु अष्टमेश तो है, नीच राशि में है। गुरु नीच का नहीं है, नीच नहीं है, नीच राशि में है, नीच राशि का है। गुरु स्वयं नीच नहीं है, लेकिन एकादश भाव का स्वामी नीच राशि में आ गया, जहां पर कुछ ना कुछ कमी का वातावरण बनता है। लेकिन हम गूढ़ ज्ञान में जाते हैं तो एक राशि परिवर्तन भी योग आ जाता है कि कुछ मिले। शनिदेव और गुरुदेव आपस में समझौता करें, आप मेरी राशि को खराब मत करो, मैं आपकी राशि को खराब मत करूं, ये भी है। राशि परिवर्तन योग में भी एक अच्छा आ जाता है। और गुरु के नीचत का फिर शास्त्र ये कह देता है, इसका उच्च नाथ चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, तो नीच का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए, यहां पर हानि वाली बात आ गई। मेन मकसद दशमेश का नक्षत्र स्वामी, दशमेश कहां पर है? रेवती नक्षत्र चरण 2 में है। तो दशमेश रेवती चरण 2 में है। रेवती चरण 2 में, रेवती चरण 2 की क्या विशेषताएं हैं? वो जो उनके गुण धर्म हैं वो शनि देव को लगेंगे, और उन गुण धर्मों का
प्रभाव शनि देव पर आएगा और उसी के अनुरूप में काम करेंगे, क्योंकि वो रेवती चरण 2 में है। सीधी सी बात, क्या है गुणधर्म? हर्ष होगा, खुशी से रहेगा, रक्षात्मक उसका एटीट्यूड होगा, सहायक होगा, लोगों को सहायता करने वाला होगा, अभिभावक की तरह, क्रांतिकारी भी होगा, मतलब गलत चीज को इस्तेमाल भी नहीं करेगा, सहन भी नहीं करेगा, मार्गदर्शक भी होगा। जो उसके साथ में काम करेगा या जिसके साथ वो जिसके ऊपर काम करेगा, नीचे करेगा, उसके हिसाब से उसको गाइडलाइन भी देगा। बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता से कार्य करेगा यहां पर शनि। और जो लुप्त वस्तुएं हो चुकी है, जिनको छोड़ गए हैं, उनकी प्राप्ति के लिए लगा रहेगा। जो पहले छोड़ दिया गया, जो जरूरी बातें थी उनको छोड़ दिया। मतलब यहां पर शनि एक बुद्धिमत्ता से काम करेगा, एक मार्गदर्शन से काम करेगा। एक दूसरी तरफ में रेवती नक्षत्र प्यार का भी है, प्यार से भी बात करेगा। अगर रेवती नक्षत्र का संबंध सप्तम भाव से हो या किसी भाव से भी हो, रिश्ते से हो, तो प्यार का भी रिश्ता करेगा। विवाह से संबंध हो तो विवाह का भी कारक बनता है, अच्छा बनता है। रेवती नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है, राजा की तरह माना जाता है। तो यहां पर उसको एक अच्छी दृढ़ता मिलेगी, अच्छा मार्गदर्शक भी होगा, बुद्धिमान भी होगा। वो गुण धर्म शनि को लगेंगे, शनि करेगा। वो उसकी कार्यशैली को करेगा, जो भी कार्यशैली। मान लिया शनि यहां पर, मान लिया शनि का व्यवसाय करता है, लोहे का व्यवसाय करता है, लेकिन लोहे के व्यवसाय में भी उसकी कार्यशैली तो वही आएगी। लोगों से प्यार करेगा, लोगों से प्यार करेगा, लोगों का सहायक होगा और अच्छे तरह से उनका दिशा दर्शन होगा। बुद्धिमत्ता से काम करेगा, अड़ियल स्वभाव का नहीं होगा, बुद्धिमत्ता से होगा। तो ये सारी चीजें शनिदेव को मिल जाए। अब दूसरा एक और प्रश्न आता है, वो भी मैं यही बता दूं। दसम भाव में भी कोई भी राशि आए, दसम भाव में एक कुंभ राशि आई है, यहीं पे मैं बात बता दूं। मान लो चंद्रमा विश्वनिवास में नहीं है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए आपको समझने के लिए, चंद्रमा विश्वनिवास में नहीं है, तो चंद्रमा कहां पर है? शतबीजा नक्षत्र में है। अब यहां पर रेवती चरण की बात जो थी, वो उनके देवता पूषा आदित्य हैं, जो कि ऋषि कश्यप और आदित्य के 12 पुत्रों में से एक माने जाते हैं। रेवती शतबीजा इनके वरुण देव हैं, वरुण देव हैं। चरण शतबीजा नक्षत्र में है। शतबीजा नक्षत्र अगर दसम भाव में है और कोई ग्रह उसमें है, चाहे चंद्रमा हो या मंगल हो या हो, वो दसम भाव के कारक को तो लेगा ही लेगा, लेकिन उस नक्षत्र के भी गुण धर्म उसके साथ में कैरी करेगा। नशे से संबंधित कार्य कर लेगा, जड़ी बूटियों से संबंधित कार्य कर लेगा, और चंद्रमा तो जड़ी बूटी का कारक है। कानून और व्यवस्था को बनाकर रखेगा, मतलब नीतिवान से करेगा, कोई भी होगा। शतबीजा नक्षत्र राहु का तो है, राहु को हम खराब मानते हैं, लेकिन नहीं, नक्षत्र के देवता तो वरुण है, पानी की तरह साफ है। तो कोई भी काम करेगा नीति और व्यवस्था से करेगा। आपने देखा होगा कुछ आदमी तो रात की नौकरी करते हैं, और उनका ये भी प्रभाव आता है। तो राहु की आंखें, राहु देव की आंखें रात को खुलती हैं। जब दिन छिपता है तो राहु सक्रिय हो जाता है, तो रात की नौकरी भी करने वाले बनेगा। पानी के नीचे गड़ा धन, उसको कोई लाने की इच्छा भी होगी, मतलब कोई शोध करने की बात होगी जड़ी बूटी से, ये गुण धर्म भी उसमें जाएंगे। अब आपका मान लिया चंद्रमा यहां पर है, शुभ स्थिति में है, मान लिया जाए वो आपका विश्वनिवास में नहीं है, तो हम आमतौर पर बताते हैं चंद्रमा खान पान का कारक है, व्यवसाय कर लो, बिल्कुल ठीक है। जड़ी बूटी का करोगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में है। अगर आप दुकान रात को खोलोगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में है, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। बात समझ में आई कि जड़ी बूटी का, मेडिसिन का आप करोगे तो अच्छा रहेगा, क्यों? राहु मेडिसिन का कारक है और चंद्रमा जड़ी बूटी का कारक है, एक ही बात है, तो अच्छा उसमें प्रभाव मिलेगा। तो ये होता है कि दसम भाव में हो
जो ग्रह जिस नक्षत्र में हो, आपने राशि राशि सुना, लेकिन राशि बहुत दूर है, उस नक्षत्र का प्रभाव भी आता है। राशि का प्रभाव आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं राशि का नहीं आता। मित्र राशि में है और फिर नक्षत्र भी अच्छा दो और सोने पे सुहागा हो जाता है, वो सारी बातें आ जाती हैं। राशि का भी है और भाव का भी प्रभाव आता है। नक्षत्र का प्रभाव सूक्ष्म है, जो उसकी कार्यशैली में उसको फायदा दे सकता है। अगर आपका यहाँ पर चंद्रमा है और शतबीजा नक्षत्र में है, आप मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाइए, आपको दिन रात रोग नहीं होगी, उसमें कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इस जातक के लिए चंद्रमा अड़ियल हो गए, चंद्रदेव अड़ियल हो गए, सरकारी नौकरी खत्म होगी, मंगल की चल नहीं रही, क्यों? मंगल की सुपरलेटिव कम है। अगर हम नवास देखते हैं तो नवास में यहां पर तो शनिदेव की अच्छी पोजीशन है। नवास में अष्टम भाव में अपनी राशि में शनि राहु से शापित योग बन गया, जो कि कई पीढ़ी तक इसका श्राप चलता है। जब शापित योग आ जाता है शनि और का उसका, तो आप इसका मान लीजिए 7 पीढ़ी तक श्राप चलता है, तो कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी? इसलिए मैं बोलता हूं कि षडवर्ग भी देखना अनिवार्य है। इसीलिए कहा गया है कि कितने वर्गों में ग्रह शुभ स्थिति में है, गोपुर नवास में है या कहां पर है, वो बलवंता उसकी आगे बढ़ती चली जाती है। तो यहां तो नवास में ही शनि राहु के साथ आ गया। फिर हमने और मेहनत करने की कोशिश की, हमने डी टाइम 10 मास देखा। अब 10 मास में गुरु भी और राहु भी, गुरु भी और शनि भी राहु भी द्वादश भाव में आ गए। यानी D1 का लगन कुंडली का दशमेश शनि और D10 का दशमेश गुरु, दोनों द्वादश भाव में राहु के साथ आगे। ग्रहण योग, शापित योग भी बन गया, चांडाल योग भी बन गया, शापित कुंडली हो गई। और जातक होता है, गुरुजी मुझे सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली? कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी? इसलिए बोला षडवर्ग देखना भी, वर्ग कुंडली देखना भी अनिवार्य है। तो यहीं से पासा खत्म हो गया, फिर आ गया तो यहां खत्म आ गया, और चंद्रमा विश्व नवास में आ गया, यहां पर लगन में आ गया, चंद्रमा बुध के साथ में आ गया। ये परेशानी वाली बात आ गई। तो इसलिए, और शनि की महादशा चल रही है, जो दे रहा है बेचारा शनि दे रहा है, ईमानदारी से दे रहा है, वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। दोस्तों निवारण करें। क्यों आए? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आए। चंद्रदेव अड़ गए हैं, चंद्रदेव अड़ गए हैं। नक्षत्र अच्छा है, जो मैंने आपको बता दिया, नक्षत्र अच्छा है। ये भी, इसके भी रेवती नक्षत्र के पूषा है, जो कि कश्यप ऋषि और आदित्य के 12 जो पुत्र, उनमें से एक देवता है। और यहां पर जो शतबीजा की बात चली, तो उसके देवता वरुण है। शुभ स्थान पर है चंद्रमा। अगर यहां पर चंद्रमा एक्टिवेट होता तो बहुत अच्छा होता। मतलब चंद्रमा 10th भाव में अगर उसको 10th भाव के शुभ फल देता तो अति उत्तम होता, तो 10वें से अच्छी जगह होता चला। लेकिन ये 3th भाव का स्वामी आ गया और दूसरा फिर विश्व नवास में आ गया। ये परेशानियां। ऐसे जातक को पितृदोष निवारण करना चाहिए, लग्नेश का रत्न यहां धारण करना चाहिए। भाग्य पंचम भाव का स्वामी बुध यहां पर अस्त है, यहां से उठा यहां लेके आना चाहिए। सूर्य देव को निरंतर जल देना चाहिए। मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे सूर्य देव यहां पर है, उच्च राशि में है, अगर 10th भाव में उच्च राशि में होते तो अच्छा होता, स्किल्ड होता अपने काम में, कोई सोचने की जरूरत नहीं होती। और अभी स्किल्ड कहां है? खर्चा करने में स्किल्ड है। और जब तक को पसीना आ रहे हैं, आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, व्यवसाय कर ले रहा, सरकारी नौकरी के घूम रहा है, बड़ा मुश्किल है। होगा, आसान हो ही रहा, ऐसा नहीं है। हताश होकर बैठने के लिए पितृदोष निवारण कीजिए और शुक्र का रत्न धारण कीजिए। और चंद्रमा के लिए हर सोमवार को शिव जी भगवान को कच्ची लस्सी के साथ अभिषेक कीजिए, प्रार्थना कीजिए, भगवान आप सुनेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।